समझ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 3000 के पार पहुंच चुका है। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 5000 कोरोना के नए मरीज शामिल हुए हैं। भारत में 1000 मरीज होने में 75 दिन लगे, यानी वक्त 30 जनवरी से 14 अप्रैल तक का था। इसके बाद सिर्फ 8 दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 हो गई। 15 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच संक्रमण तेजी से फैला। फिर अगले 7 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 हो गई। अप्रैल का महीना जब खत्म हुआ तो 30,000 मरीज थे, लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद 3 मई को संक्रमितों की संख्या 40,000 हो गई। अगले 3 दिन में फिर 10,000 मरीज बढ़ गए और संक्रमितों की संख्या 50,000 हो गई। ये 4 मई से 7 मई के बीच बढ़े संक्रमण की वजह से हुआ। फिर अगले 3 दिन की बात करें तो उसमें 10,000 संक्रमित और जुड़ गए। ये आंकड़ा 60,000 के पार हो गया। 11 मई से 12 मई यानी सिर्फ 2 दिन में 10,000 का आंकड़ा फिर बढ़ गया और हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,000 तक पहुंच गई। 13 मई से 15 मई यानी 3 दिन में 80,000 संक्रमित हो गए और अब 2 दिन में हिंदुस्तान में संक्रमितों की संख्या 90,000 को पार कर चुकी है। अब ये आंकड़ा 1 लाख को भी पार कर चुका है। तो किस तरह से ये रफ्तार के साथ बढ़ते चले गए कोरोना संक्रमित के मरीज, ये हमने आपको दिखाया। अब सवाल ये कि लॉकडाउन 4.0 में यूपी में क्या खुला, क्या बंद है, ये आप समझिए। तो लॉकडाउन 4.0 में बड़ी राहत लोगों को मिली है। तो जैसा हमने आपको दिखाया, जो संक्रमितों की संख्या है वो 1 लाख को अब इस वक्त क्रॉस कर चुकी है, पार जा चुकी है। और लॉकडाउन 4.0 में बहुत सी जो नई गाइडलाइंस बनी है, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें लोगों को बहुत रियायतें दी गई हैं। जो राहत मिली है वो आप देख सकते हैं, क्या खुला है, क्या बंद है। अब ये आप देखिए, जो फैक्ट्रियां हैं, सिनेमा हॉल हैं, मॉल हैं, वो अभी बंद रखे गए हैं। जो फैक्ट्रियां हैं वो जरूर खुली हुई हैं। निजी और सरकारी दफ्तर जो हैं वो खुले हुए हैं। क्या बंद है? स्कूल और कॉलेज, जो शिक्षण संस्थान है, अभी उनको बंद रखा गया है। सब्जी मंडी जरूर खुली हुई है, लेकिन धार्मिक स्थल अभी भी बंद हैं, जैसा कि लॉकडाउन 3 और 2 और 1 में आपने देखा। पहले जो रेस्टोरेंट हैं उसमें होम डिलीवरी की इजाजत जरूर दी गई है, लेकिन वहां जाकर आप खा नहीं सकते हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर आपको खाने की छूट नहीं दी गई है। मिठाई की दुकानें खोल दी गई हैं, जबकि स्विमिंग पूल अभी भी बंद रखे गए हैं। नर्सिंग होम खुले हुए हैं, जबकि स्पा अभी भी बंद है। मेट्रो अभी भी बंद है, लेकिन जो ऑटो हैं उनको इजाजत दे दी गई है। स्ट्रीट वेंडर खुले हुए हैं, सैलून अभी भी बंद हैं उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले हम लखनऊ आपको लेकर चलते हैं। हमारे रिपोर्टर मयंक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। मयंक, अब जो लॉकडाउन 4.0 लागू हो गया है, कौन सी चीजें बंद हैं, कौन सी खुली हैं, वो हम दर्शकों को दिखा ही चुके हैं, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग अब उनको रियायतें दे दी गई हैं और वो अब सड़कों पर आ गए हैं, ये किस तरह से एक चुनौती है प्रशासन के सामने? क्योंकि जो कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो वो आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कितनी दोहरी चुनौती है प्रशासन के सामने कि कोरोना पर कंट्रोल भी करना है और साथ ही साथ लोगों को रियायतें भी देनी। देखिए, आपने बीते दिनों जिस तरह के हालात पूरे देश में देखे हैं, खासतौर पे मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रमिक आए हैं और ऑलरेडी बहुत बड़ा मॉब जो है यूपी के तमाम जिलों में जा रहा है जो श्रमिकों का है। एक तो सरकार के सामने चुनौती वो है जिससे पार पाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। इस बीच जो लॉकडाउन 4.0 की जो बात की जा रही है, उसमें निश्चित तौर पर बहुत सारी रियायतें सरकार द्वारा दी गई हैं और आज चूंकि जो रियायतें दी गई हैं उसका असर भी देखने को मिला। लखनऊ के अंदर बहुत सारे लोग अपने वाहनों से सड़कों पे उतरे, जो उनको लेना था वो ले रहे थे। हालांकि अभी भी मॉल्स वगैरह बंद हैं, लेकिन आज से जो इंटर स्टेट बसें हैं, इंटर स्टेट बसों को अनुमति नहीं मिल पाई है, लेकिन जो बस अब एक जिले से दूसरे जिलों में जाने हैं उसको खोला गया है। साथ ही
ऑटो जो है, ऑटो में पीछे 2 सवारियां बैठ सकती हैं और मतलब ऑटो पे अब तक रोक था लेकिन अब उसको शुरू कर दिया गया है। साथ में अगर बाइक पे आप जा रहे हैं तो बाइक पे आपको हेलमेट लगाना मस्ट है और साथ में 2 सवारी होने का शर्त ये है कि पीछे कोई महिला आपके बैठी होनी चाहिए, घर की हो, बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो। उस शर्त पे इसको लागू किया। जो कंटेनमेंट जोन है स्पेशली तौर पे जो लॉकडाउन के दौरान जो बनाया गया था उसको लेके अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। उसको लेके सरकार विचार विमर्श कर रही है कि कैसे इसको ओपन किया जाए, क्योंकि आप देखिए लखनऊ के अंदर भी तमाम सारे मरीज रोज नए आ रहे हैं। चुनौती है सरकार के सामने और यही वजह है कि एरिया वाइज जो दुकानें हैं, जो बाजार हैं, उनको खोलने का निर्णय लिया गया है। जो बड़े मार्केट हैं लखनऊ में या फिर जो हमारे प्रदेश के जो बड़े महानगर हैं, उन महानगरों के जो बड़े मार्केट हैं, उन मार्केटों को एरिया वाइज खोला जाएगा। यानी आज जो कोई मार्केट अगर खुलता है तो कुल मिलाकर देश में चल रहे लॉकडाउन 4.0 को लेकर देखिए जो राज्य हैं वो अपने स्तर पर नियमों में ढील दे रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी को लेकर नई गाइडलाइंस का ऐलान किया। दिल्ली में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से कई छूट दी गई हैं। ट्रांसपोर्ट सेवाओं के अलावा सभी तरह के मार्केट्स खोल दिए गए हैं। बसों में 20, कार में 2, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा में 1 और टैक्सी और कैब में 2 सवारियों के बैठने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दुकान को सील कर दिया जाएगा। मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड इवन के मुताबिक खुलेंगी, लेकिन जरूरी सामान की जो दुकानें हैं वो प्रतिदिन खुलेंगी। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रह्म, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी, ये इंप्लीमेंट हो पा रहा है? और अगर हो रहा है किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और कैसे इसे कंट्रोल किया जा रहा है? सिस्टम किस तरह से ऑपरेट कर रहा है पूरी तरह? देखिए मीमांसा, तकरीबन 55 दिनों के बाद आज दिल्ली में कहें कि सामान्य होती हुई तस्वीर दिखी। अगर सड़कों पर आप देखें तो धीरे धीरे वाहनों की शुरुआत हो गई है और खासतौर से सार्वजनिक परिवहन की बात करें तो मेट्रो सेवा हालांकि अभी बंद है, लेकिन बसों का परिचालन शुरू हो गया है। 20 लोग बस में सफर कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ये इसका पालन हो रहा है। बस स्टॉप पर भी जिस तरह से राज्य सरकार ने कल निर्देश जारी किए थे, गाइडलाइन जारी की थी, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। इसी तरह मार्केट में कई जगह हमने देखा है कि लोग अगर दुकानों पर जा भी रहे हैं तो बाकायदा कवर करके, अपने चेहरे को कवर करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, तो एक ये अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है मीमांसा के जो केंद्र सरकार ने जो मेंशन की हैं गाइडलाइन है, उनको तो हर राज्य को फॉलो करना ही होगा। बहुत सारी चीजों में छूट दी गई है कि राज्य अपने हिसाब से उनको बदल सकते हैं या उसमें ढील दे सकते हैं या और उसमें कड़क कर सकते हैं इलाके के लिहाज से। दिल्ली की बात करें तो देखिए दिल्ली एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ है कि आज रेल मंत्रालय की तरफ से भी जो गाइडलाइन जारी की गई है कि अब ट्रेनों का परिचालन दूसरे राज्यों के लिए शुरू हो सकेगा, यानी उन राज्यों की परमिशन और मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी दिल्ली से अब जो लोग जाना चाहते हैं दूसरे राज्य, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तो उन राज्यों की परमिशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उनका भी सफर शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी बात है। कुल मिला के देश की राजधानी की बात करें तो स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने की ओर है, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में अभी भी सैलून, ब्यूटी पार्लर और ऐसी जगह, मॉल जहां पर गैदरिंग जैसी सिचुएशन हो सकती है, वो सब अभी भी बंद है। चलिए ब्रह्म, जो व्यापारियों की मांग थी कि दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी जाए, आर्थिक गतिविधियां जो हैं उनको छूट दे दी गई है दिल्ली में, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार की स्ट्रैटेजी है क्या? अगर ये केसेस और भी ज्यादा बढ़ते हैं, जब लोग सड़कों पर आएंगे तो बढ़ेंगे भी केसेस, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इससे निपटने की तैयारी है क्या राज्य सरकार की? देखिए, अगर हेल्थ की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो दिल्ली में तमाम जो हॉस्पिटल हैं उनमें कोविड-19 के लिए अलग से बेड तैयार रखे गए हैं, रिजर्व रखे गए हैं और इसके लिए केंद्र भी दिन प्रतिदिन हर मॉनिटर करता है सिचुएशन को। जहां तक काम शुरू होने की बात है तो आज उसके लिए भी गाइडलाइन जारी की है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कि जो कार्यस्थल हैं, वर्क प्लेस हैं, जहां जहां काम शुरू हो रहा है वहां किस तरह से पालन किया जाना है नियमों का, सोशल डिस्टेंसिंग का। दिल्ली में भी उसी लिहाज से कार्यस्थलों पर काम शुरू किए गए, लेकिन अभी संख्या पर पाबंदी है। यानी दफ्तर जो लोग जा रहे हैं, सरकारी दफ्तर जो लोग
लोग जा रहे हैं 50% एक दिन, 50% दूसरे दिन, इस तरह से अभी व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह से जो दूसरे कार्यस्थल हैं उस पर भी पूरी तादाद में, मतलब पूरी संख्या में लोग न पहुंचे, जिससे भीड़ की स्थिति न बने, तो उसको मेंटेन किया जा रहा है। तमाम जो दफ्तर हैं, ऐसे कार्यस्थल चलाने वाली कंपनियां, उनको कहा गया है कि हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें और जो SOP स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई हैं उनका पालन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए इब्राहिम आपका। और अब बात हम महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 33,053 मामले और अब तक कुल 1,198 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड तोड़ 2,347 नए मामले और 63 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 20,000 के पार हो गया है। मुंबई में कोरोना के कुल 20,150 पॉजिटिव मामले, जबकि अब तक कुल 734 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में पिछले 24 घंटे में ही 38 लोगों की मौत हुई है। इस बीच कल कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में देश का पहला ओपन हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया। और अब अपडेट ले लेते हैं हम। हमारे सहयोगी अंकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर, मुंबई की बात करें तो आंकड़ा 20,000 के पार, वहां पर जो मरने वालों की संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है। अब ये एक ओपन हॉस्पिटल तैयार हुआ है, लेकिन वहां तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना होगा, जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं मुंबई में। अंकुर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल सही बात कह रही है मीमांसा, क्योंकि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खासतौर पर धारावी जैसे इलाके, धारावी अपने आप में सिर्फ एक महज 2.5 किलोमीटर क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है और 2.5 किलोमीटर क्षेत्रफल में तकरीबन 10 लाख 8 से 10 लाख के आसपास के करीब जो लोग हैं वो वहां रहते हैं और बड़े पैमाने पे वहां पर लोग संक्रमित होने की जो बातें हैं वो सामने आई हैं। और ऐसे में वहां जो लोकल जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टोटली बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हमने देखा था जितने भी आइसोलेशन वार्ड्स अभी तक बनाए गए हैं उन आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर भी अब जो बेड्स की संख्या है वो कम पड़ती जा रही है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए अब ये जरूरत आन पड़ी है कि BKC में जो ग्राउंड था अब वहां पर इस तरह से ओपन हॉस्पिटल यहां पे बढ़ाना पड़ा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट किया जा सके। मेहमान साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बैंगलोर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी जयपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, वहां पर क्या सिचुएशन है लॉकडाउन 4.0 के बाद? जी देखिए मीमांसा, आज जब से लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन था, सबसे पहली चीज़ जो हमने आज नोटिस की कि आज सड़कों पर जो है वाहनों की संख्या काफ़ी तेज हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और इसकी मूल वजह ये थी कि बसों के साथ साथ, जो कि अलग अलग जिलों में भेजी जा रही थी, टैक्सी और साथ के साथ ऑटो दोनों का अलाउ किया गया था। हालांकि उनके लिए नियम बहुत कड़े रखे गए हैं, जैसे मास्क पहनना सबके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा ऑटो और टैक्सी के अंदर में 2 पैसेंजर से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। जो बसें राज्य के लिए चलाई जा रही हैं वो नॉन AC बसें हैं और उनके लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे इंतज़ाम किए गए, मतलब निशान बना दिए गए बस स्टैंड के अंदर में। यात्री को सवार होने से पहले उसका पूरा पता, उसका फ़ोन नंबर लिया जा रहा है, उसका थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बाद ही उसे टिकट दिया जाता है। 30 यात्री, 54 बसों की सीट, 54 सीटों की एक बस है, उसके अंदर में सिर्फ 30 यात्री उसके लिए इस बार अनुमति दी गई है। हालांकि इस पर राहत यह है कि किराया नहीं बढ़ाया गया है, किराया वही है। तो एक तरह से कहें तो ये थोड़ी सी रफ्तार जो है बेंगलुरु शहर के अंदर में आज देखने को मिली। लोग थोड़े जो बाहर निकले, मार्केट भी आज खुली हुई थी, स्टैंड अलोन शॉप जिसको कहा जाता है वो खुले हुए थे। मैं एक भीड़ भरे बाजार के अंदर में गया, वहाँ भी हमने देखा कि दुकानदारों ने पूरी तरह से इंतज़ाम किए हुए थे। बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उन्होंने मार्क किया हुआ था। जो अब काउंटर के ठीक सामने में एक 3 फीट की दूरी पर एक बांस नुमा एक बल्ला लगा दिया था, ताकि ग्राहक और दुकानदार के बीच में बहुत नज़दीक का संपर्क ना हो। सैनिटाइज़र वहाँ उपलब्ध है, वो कोई भी आदमी आकर के उसको ले सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। इस चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। जो लोग बाजार की तरफ खुद निकले थे उनके चेहरे पे मास्क था, छोटी छोटी शीशियाँ उनके हाथ में सैनिटाइज़र की थी। कईयों से बात की, लोगों ने कहा कि ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमको जीना है
और आगे भी बढ़ना है, इसलिए ये सारे इंतजाम बेहद जरूरी है। बिल्कुल, जनजीवन सामान्य करने की कोशिशें जरूर की जा रही हैं अलग अलग राज्यों में, कोशिश यही है, लेकिन साथ ही साथ जो संक्रमित मरीजों की संख्या है, जो आंकड़े हैं, वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, आप बाहर अगर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करते रहें। अब आगे बढ़ते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए बस पॉलिटिक्स के जरिए प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस को जमीन देने की कोशिश में लगी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की बसों की सूची पर विवाद हो गया है। यूपी सरकार का दावा है कि बसों की लिस्ट में कई ऑटो, कार और बाइक के नंबर हैं। यूपी सरकार ने कहा है कि प्रियंका गांधी की भेजी लिस्ट में कई एम्बुलेंस के भी नंबर हैं। प्रियंका ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए बसें भेजने का प्रस्ताव दिया था। यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी वाड्रा की चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा था कि अगर 1000 बसें लखनऊ नहीं भेज सकती तो 500 बसें नोएडा, गाजियाबाद भेज दें। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से मजदूरों के लिए बसें भेजने की इजाजत मांगी थी। दरअसल यूपी सरकार ने कहा था कि नोएडा और गाजियाबाद के डीएम बसों को रिसीव करेंगे। तो बसों पर जो प्रियंका का झूठ है वो जरूर जरिए सामने आया है कि किस तरह से बस पॉलिटिक्स की जा रही है, क्योंकि यूपी में एक बार फिर से कांग्रेस को जमीन देने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें, ये जो बसों की सूची जो उनकी ओर से भेजी गई थी, उसको लेकर ये पूरा विवाद है। कांग्रेस नेताओं का मजदूरों को लेकर ये रवैया सवाल उठा रहा है कि आखिर मजदूरों के साथ उनका ये मजाक कब तक चलता रहेगा। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, आपको याद होगा राहुल गांधी घर वापसी करने वाले कुछ मजदूरों से बातचीत करने पहुंचे थे, उनके साथ फोटो भी खिंचवा रहे थे। ये देखिए तस्वीर, अगर आपको याद नहीं है तो हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वो बीच सड़क पर बैठ गए थे, प्रवासी मजदूरों के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने फोटो भी खिंचवाई थी। और अब अगर यूपी सरकार के दावे पर यकीन करें तो मजदूरों की बसों को लेकर बोले गए प्रियंका गांधी वाड्रा का ये जो झूठ है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। और यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका की लिस्ट को फर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया कि कांग्रेस की सूची में कई ऑटो, बाइक के नंबर हैं। यूपी के बीजेपी नेताओं के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा प्रवासी मजदूरों की हालत पर राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। इसमें गलत क्या है? आप सबको पता है कि जो श्रमिक हैं ये कहां से चल के आए, ये किस साइकिल पे बैठ के आए, कहां से चल के आ रहे हैं, ट्रकों में किस प्रकार से उनको लोड किया गया, ये हमने नहीं, वीडियो चल रहे हैं, मीडिया के माध्यम से चल रहे हैं। पुलिस क्या मदद कर रही है, ये आपके ही राज्य में हुआ, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र के फुटेजेस हैं। आपने वहां पे इन लोगों को मदद नहीं करी, आपने उत्तर प्रदेश में आके मदद करने के लिए, और कहां की बसें हैं, राजस्थान और पंजाब की बसों को लेकर आप बोलते हैं कि आप यहां करो। अरे वहीं की बसें वहीं से श्रमिक को भेज देते, अपने मुख्यमंत्री को बोलते, तो क्या आपत्ति होती? मैं यहां पर भी लाकर आप चिट्ठीबाजी शुरू कर दिया, आपने ट्विटर पे करना शुरू कर दिया। अरे एक प्रक्रिया है, कोई भी आप हमें सामान दोगे या कुछ भी दोगे, आप उसके लिए एक चिट्ठी तो लिखोगे, उसके बाद एक परमिशन तो मांगोगे, ऐसी तो लाके नहीं खड़ा कर दोगे किसी चीज को। और परमिशन हमें मांगनी भी चाहिए, क्योंकि आप कोई बसेस दे रहे हो, ड्राइवर्स हैं वो कोविड टेस्टेड हैं नहीं हैं, उसकी बस की कंडीशन क्या है, ये सब चीज जानकारी। कल को कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी तो हम नहीं कहेंगे कि राजस्थान सरकार की थी। श्रमिकों की हालत पे कांग्रेस, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी खुद इनके ऊपर खुद पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। इसमें गलत क्या है? उन्होंने बसें दी, सरकार ने उसके लिए सहमति दे दी, अब वो उसके लिए फॉर्मेलिटी पूरी करके लखनऊ में दे दें, उसकी ड्यूटी लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी सेवा को सहर्ष स्वीकार कर लिया है, अब ये उनके ऊपर है कि वो कितनी सेवा दे पाती हैं। हालांकि कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद का आरोप है कि यूपी सरकार अब भी प्रवासी मजदूरों को लेकर संवेदनशील नहीं है। कांग्रेस ने यूपी सरकार को पूरी तरह से फेल बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी संवेदनशील नहीं है। आज ही रात को पत्र भेज के प्रियंका जी के प्रस्ताव को में अड़चनें पैदा की जा रही हैं कि 10 बजे सुबह तक सूचियां उपलब्ध कराएं। आखिर इस सरकार की मंशा क्या है? आज भी महोबा जिले में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, 12 लोग घायल हो गए ट्रक से सवार करते हुए प्रवासी भाई। तो ये सरकार पूरी तरीके से विफल है एक तरफ,
और दूसरी तरफ जो सहायता का हाथ बढ़ा रहा है उसे ठुकरा रही है, अड़चने पैदा कर रही है। क्या मंशा है योगी सरकार की, क्या चाहती है ये वक्त। और आइए अब आपको एक बार फिर से दिल्ली लेकर चलते हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जैसे कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी, दुकानें खुल गई हैं, कपड़े, जूते, बुक स्टोर सब खुले हैं। हालांकि ग्राहक न के बराबर हैं। फिलहाल साफ सफाई का काम वहां पर लगातार जारी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अब जो ऑड नंबर की दुकानें हैं, यानी जिन दुकानों का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑड है, वो आज खुल रही, क्योंकि आज ऑड डे है। जैसे कि दिल्ली में ऑड इवन तरीके से ही दुकानें खोली जाएंगी, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है, ये तस्वीरें आपको जो ग्राहक है उनके लिए राहत भरी है, क्योंकि जब वो इस तरह से खरीदारी करने के लिए बाजार में पहुंचेंगे, वहां पर जो भी सामान वो खरीदेंगे, जैसे इस वक्त हम जिस शॉप में है वहां आप देख रहे हैं कि जो कपड़े हैं, जो जूते हैं, उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है पूरी तरीके से। जो जो सामान यहाँ पर है या जिस चीज़ को आप यहाँ पर ट्राई करेंगे या खरीदने आएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सैनिटाइज हो रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये जो स्टोर के कर्मचारी हैं, पीपीई किट पहनकर हर एक चीज़, हर एक कोना और जितने भी यहाँ पर आइटम्स हैं जिनको लोग खरीद सकते हैं, वो सब सैनिटाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ग्राहक जो भी कस्टमर है वो तस्वीरों के साथ तसल्ली ज़रूर महसूस करेगा कि खरीदारी करते समय इस बात में कि जिस चीज़ को, जिस आर्टिकल को, अब ये मान लीजिए यहाँ पर ये जो आर्टिकल है आप देख रहे हैं, ये सैनिटाइज है पूरी तरीके से और रोज़ाना इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर दुकानें खुलने लगी हैं, इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पर मेंटेन की जाएगी। कर्मचारी काफ़ी कम यहाँ पर रहेंगे, स्टाफ कम रहेंगे। इनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से अब ये दुकान आगे वर्क करेगी। देखिए सर, लॉकडाउन का एक लंबा दौर, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पटरी पर चीज़ें आने वाली है और उसकी शुरुआत आज से हो गई है। मैं देख रही हूँ कि हर एक आर्टिकल सैनिटाइज हो रहा है यहाँ पर। क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा, कितना स्टाफ होगा और कितने कस्टमर एक समय में आ सकते हैं? मैम देखिए, आप देख रहे हैं जो सैनिटाइज किया जा रहा है, एक कॉर्नर से स्टार्ट होकर पूरा स्टोर, इवन हमारा स्टॉक रूम, हर जगह, जो भी कोई भी स्टोर के अंदर कोई भी जगह नहीं छोड़ी जाएगी कि। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नॉर्मल हमारे पास ऑलरेडी हमारे सीनियर के एंड से गाइडलाइंस आ चुकी हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के साइड से भी हैं। तो बिल्कुल उनको फॉलो किया जा रहा है। उसमें कस्टमर्स और कोई भी अगर कॉन्टेक्ट की चीज़ें, चाहे आप देख सकते हैं शू वॉल है। तो आप देख रहे हैं सीपी में जो दुकानें खुली हैं वहां पर जो सैनिटाइजेशन का काम है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि अगर वहां पर ग्राहक पहुंचते हैं तो उनकी जो सुरक्षा है, वो सेफ्टी जो है वो सुनिश्चित की जा सके। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द कुछ और। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.